हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल की क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग कैसे था? टाउन प्लानिंग में आप देखते हैं टाउन प्लानिंग में कि टाउन्स वहां पे जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे। ठीक है, एक भाग थोड़ा रेस्ड प्लेटफॉर्म पे था जिसे हम लोग क्या कहते थे? अपर सिटाडेल। ठीक है, यहाँ पे रहते कौन थे? यहाँ पे रहते थे इलीट क्लास के लोग जो अमीर होते थे, है ना, जो व्यापारी क्लास के लोग थे। दूसरा भाग क्या था? दूसरा भाग था जो जिसके इर्द गिर्द कोई किला नहीं होता। देखो, इस भाग में किलेबंदी होती थी, चारों ओर किले होते थे। ठीक है, और इस भाग में क्या देखते थे आप? किसी प्रकार का कोई किला नहीं हुआ करता। यहाँ पे कौन रहते थे? यहाँ पे कॉमन कॉमन लोग रहते थे, जो आम जनता थी वो रहती थी। ठीक है, अच्छा एक बात देखना, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की बात की जाए तो धोलावीरा एक ऐसा शहर है, धोलावीरा एक ऐसा शहर है जो कि तीन भागों में बटा हुआ था। हर जगह दो भाग देखने को मिलते हैं, धोलावीरा तीन भागों में बटा हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से चुनहुदरो में एक एक्सेप्शन देखने को क्या मिलता है? यहाँ पे तो किलेबंदी हो रही है एक पार्ट में ना, चुनहुदरो में किसी भी पार्ट में कोई किलेबंदी नहीं होती है। ठीक है, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि चुनहुदरो में एक वेश्यालय भी था। ठीक, और देखो चुनहुदरो में आपको एक चीज और देखने को मिलता है, वो क्या है? वो है ब्यूटी पार्लर। अब आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय भी महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाया करती थी, नहीं? ठीक है, दूसरी बात समझना, अगर ईंटों की बात की जाए तो ईंटें जनरली किस साइज में होते थे? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना होता था? 4:2:1। ठीक है, लेकिन मोहनजोदड़ो में एक एक्सेप्शन देखने को क्या मिलता है? वहां पे ईंटें मतलब काफी विशाल देखने को मिलते हैं, 56:21:6 के रेशियो में देखने को मिलते हैं, है ना। ये हो गई कुछ छोटी छोटी बातें। अब आओ आगे देखते हैं इसके टाउन प्लानिंग में और बातें देखते हैं। अब एक मिनट रुक जाओ। टाउन प्लानिंग में हम लोग कुछ बातों को और देख ले, और फिर देखते हैं वहां पे घर वर कैसे बनाए, मकान वकान कैसे बनाए जाते थे। फिर देखेंगे कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था। फिर आगे देखेंगे कि किस जगह से क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, क्या पुरातात्विक अवशेष मिले जिससे हमें वहाँ की सभ्यता के बारे में और जानकारी मिली। जानकारी कौन कौन सी? कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की राजनीति कैसी थी, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और फिर से इसको अपने जगह पे टांगते हुए कमेंट्री भी काफी अच्छा कर देंगे हम, नहीं? ठीक है, और देखो, अगर टाउन्स की बात की जाए, टाउन्स की बात की जाए टाउन्स की बात की जाए तो वहां पे जो शहर होते थे, जो शहर होते थे वो कैसे थे? ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ग्रिड पैटर्न। क्या कहते हैं इसको? ग्रिड पैटर्न। अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि वहां पे मकान कैसे बने होंगे, तो आप क्या कहेंगे? वहां मकान बने होते थे ग्रिड पैटर्न में, है ना। ठीक है, दूसरी बात और समझना, इस क्षेत्र को हम लोग कहते थे क्या? इस क्षेत्र को कहते थे हम लोग क्या? ऑक्सफोर्ड सर्कल। ऑक्सफोर्ड सर्कल। ठीक है, और एक बात समझना, वहां पे जो प्रत्येक सड़क होती थी, सोचो कितना एडवांस शहर था। वहां पे जो प्रत्येक शहर हुआ करती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे काटा करती थी। आजकल देखो क्या है, सड़कों को कुछ अता ही पता नहीं है। ये बात हो रही कब? 5,000 साल पहले। ये बातें कब की हो रही? 5,000 साल। अभी टाइमलाइन में आपको बताऊंगा। ये बातें हो रही है 5,000 साल पहले की। और देखो उस समय सड़कें कैसी हुआ करती थी? सड़कें 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, ग्रिड पैटर्न में मकान बने हुए होते थे, ग्रिड पैटर्न मकान बने हुए होते थे। और इस क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कल। दूसरी बात समझना, जो एंट्री गेट हुआ करता था, जो एंट्री गेट हुआ करता था शहर का, वो हमेशा ईस्ट फेसिंग होता था। वो हमेशा कैसे होता था? ईस्ट फेसिंग होता था एंट्री गेट। समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना? एंट्री गेट कैसा होता था? ईस्ट फेसिंग। बहुत अच्छी बात है। एक बात और समझना, अगर कालीबंगा की बात की जाए,
कालीबंगा एक शहर था जो कि किस राज्य में है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कल मैं इन बातों को कर चुका हूँ। ठीक है, कालीबंगा जो एक शहर था, इस जगह पे आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रत्येक घर में एक कुआं रहता है, एक एक कुआं एक एक घर में, सोचो। ठीक है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर की कोई प्रॉब्लम ना हो, पीने वाली पेयजल की कोई समस्या ना हो, इसलिए प्रत्येक घर में एक एक कुआं देखने को मिलता है। ठीक है ना। दूसरी बात और समझना, सिंधु घाटी सभ्यता अपने पके हुए ईंटों के प्रयोग के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने पके हुए ईंटों के प्रयोग के लिए जाना जाता है। लेकिन इस जगह पे कालीबंगा में क्या देखने को मिलता है, कालीबंगा में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे अधिकांशतः किसका प्रयोग हुआ था, कच्ची ईंटों का। अधिकांशतः यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, कच्चे ईंटों का। ठीक है, एक बात और कालीबंगा के बारे में विशेष क्या है, विशेष क्या है कि यहाँ पे गलियों और सड़कों का अनुपात बराबर था। अगर गलियों और सड़कों के अनुपात की बात की जाए, गलियों और सड़कों के अनुपात की बात की जाए, सड़कों के अनुपात की बात की जाए तो ये बराबर था। ये सारी बातें कहाँ की जा रही है, ये सारी बातें की जा रही है कालीबंगा में, है ना। ये सारी बातें कहाँ के लिए की जा रही है, कालीबंगा के बारे में। और आपको कुछ बातें बताता हूँ, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर वहां पे मकान कैसे बने होते थे, ग्रिड पैटर्न में बने होते थे। ठीक है, इस क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कल से नाम से जानते हैं। ठीक है, कालीबंगा की बात की जाए तो वहां पे हर एक घर में एक एक कुआं था, और वहां की ईंटें अधिकांशतः कैसे प्रयोग की गई थी, अनबेक्ड, मतलब जो कच्चे ईंटें थे। गलियों एवं सड़कों का अनुपात बराबर था। एक बात और समझ जाइए, जो मकान हुआ करते थे, जो हाउस होते थे, उनका जो मेन गेट था, जो घर का जो मेन गेट हुआ करता था, मेन गेट जो होता था वो कैसे होता था, वो मेन रोड के अपोजिट होता था, अपोजिट टू मेन रोड। समझा देता हूं मैं कैसे। देखो, जैसे मान लो, जैसे मान लो कि एक सड़क है, एक मुख्य सड़क है। मान लो ये मुख्य सड़क है, ये सड़क ऐसे जा रही है, ये मुख्य सड़क है। ठीक है, ये मुख्य सड़क है और ये मकान है, ये मकान है। तो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके इसका दरवाजा किधर खुलता, इसके अपोजिट खुलता, इसके अपोजिट खुलता। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, ये मेन गेट वाले कॉन्सेप्ट का एक अपवाद भी। अपवाद क्या है, लोथल। इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद क्या है, लोथल, है ना। इसका अपवाद क्या है, लोथल। लोथल में क्या देखने को मिलता है कि जिधर सड़क है, जिस तरफ सड़क है उसी तरफ इसका मेन गेट खुल रहा है। जनरली क्या होता था वहां पे कि जो मेन रोड हुआ करती थी, जो मेन रोड हुआ करती थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम क्या देखोगे, तुम क्या देखोगे कि सर वो घर का, मकान का दरवाजा खुलता है। लेकिन लोथल में क्या होता था, लोथल में क्या होता था, अगर मान लो ये मेन रोड है, अगर मान लो ये मेन रोड है, तो लोथल में क्या देखने को मिलता है कि सड़क की ओर ही वो दरवाजा खुलता था, है ना। ये छोटी सी बात आपको समझ पा रहे होंगे। आगे और बढ़ते हैं लोग, आगे और बढ़ के कुछ बातों को करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आओ। ये डिजिटल बोर्ड में ये सब समस्याएं नहीं होती हैं। एक क्लिक करो, सारा का सारा बोर्ड साफ, है ना। एक क्लिक करो, सारा का सारा बोर्ड साफ। और यहाँ पे क्या है कि रगड़ते रहो, रगड़ते, फिर भी देखो अच्छे से साफ नहीं हो रहा। ये असल में क्या हुआ है ना, जब मैं ये व्हाइट बोर्ड बनवा रहा था तो मैंने ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको मैं गलत चूज कर लिया, क्योंकि रेडीमेड जो जनरली आते हैं वो छोटे साइज का होता है। और जब मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा मेरे लिए भी बोर्ड कम पड़ जाएगा। वोकेबलरी का मैं शुरू करूंगा, क्योंकि इंटरलिंक्ड वोकेबलरी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं पूरा लिख के भर डालता हूँ।
जरा इंक दीजिए। ऊपर उसके बगल में उस वहां रहा, वहां 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 पे। अरे इस साइड है, यहाँ पे और बगल में। लेके आते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए साहब। ठीक है, देखो अब प्रमुख शहरों की हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ केंद्रीय शहर हुआ करते थे। 3 केंद्रीय शहर हम लोग को याद रखने हैं। सेंट्रल सिटीज को हम लोगों को याद रखना है। वो सेंट्रल सिटीज कौन कौन से थे? आप लोग को दोनों नाम पता है, 2 नाम तो पता ही होगा। कौन सा था? मोहन जोदारो और हड़प्पा और एक कौन सा था? एक था धौलावीरा। धौलावीरा, ध्यान से सुनिएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को ट्विन सिटीज कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है। ट्विन सिटीज, ट्विन सिस्टर सिटीज है ना। ट्विन सिस्टर सिटीज कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। ठीक है, ये कहा किसने था? आप क्या कहेंगे? स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने इसको क्या नाम दिया था? इन दोनों शहरों को ट्विन सिस्टर सिटीज, जुड़वा बहने शहर। ऐसे शहर जो आपस में जुड़वा है। क्यों जुड़वा है? क्योंकि यहाँ के फीचर्स और यहाँ के फीचर्स आपस में मिलते जुलते थे। एक बात और समझना, एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में सबसे उन्नत प्रकार की ड्रेनेज देखने को मिलता है? तो आप क्या कहोगे? ड्रेनेज सबसे अच्छा कहाँ देखने को मिलता है? ड्रेनेज देखने को मिलता है धौलावीरा में। ड्रेनेज कहाँ देखने को मिलता है सबसे अच्छा? धौलावीरा में। ठीक है, आओ कुछ बातों को और कर ले हम लोग। सिटीज वाली मामला यहीं पे खत्म हो जाए। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का ये शहर किस नदी किनारे है? आओ इसको करते हैं। देखो, इसको याद करने के लिए आप, मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है। आपको क्या याद करना है? देखो मेरे साथ ही साथ बोलेंगे आप लोग। एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे। क्या? हरा, कोसी, मोसी, चांस, और क्या याद कर लेंगे? लोभ, आह, रंग, रस। बस काम आपका हो गया। अब आओ देखो, ह से क्या होगा? हड़प्पा। ह से क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ये किस नदी पे है? रावी नदी पे। ये किस नदी पे है? रावी नदी पे। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1921 में। 1921 में खोज किसने किया था आपको बताना है। कल की वीडियो में इस बात को बता चुका। खोज किसने किया था आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा क्या है?
दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो। ये किस नदी के किनारे, आप क्या कहोगे? सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1922 में। खोज किसने किया था आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? कोट डीजी। कोट डीजी, इसकी खोज कब हुई थी, आप क्या कहोगे? 1955 में, है ना, 1955 में। और ये कहाँ पे है? ये भी सिंधु नदी के किनारे। ये भी सिंधु नदी के किनारे। खोज किसने क्या किया था, क्या कहोगे? फजल अहमद ने। फजल अहमद ने, है ना। दूसरा कौन सा है? फोर्थ कौन सा है? चुनहुदरो। चुनहुदरो, ये किस नदी के किनारे है, आप क्या कहोगे? ये भी सिंधु नदी के किनारे है। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। खोज किसने किया था, आप क्या कहोगे? मजूमदार ने। खोज किसने किया था? मजूमदार ने। बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन सा बच गया जी? और बच गया ये फिफ्थ, लोथल। लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है, आप क्या कहोगे? भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा। खोज किसने की थी लोथल की, आप क्या कहोगे? रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने, ठीक है। और क्या है? फिफ्थ ये क्या है? आलमगीरपुर। खोज किस, कहाँ पे हुआ? ये किस नदी के किनारे, आप क्या कहोगे? हिंडन नदी के किनारे। अ से आलमगीरपुर, ह से हिंडन नदी के किनारे। खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। ये क्या है? ये क्या है? र से रंगपुर। रंगपुर, ये क्या होगा? रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे है। मादर नदी के किनारे है। ये क्या होगा? रोपड़। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। तो मेरे ख्याल से आपको शहर और किस नदी के किनारे बसी हुई बातें ये भी आपको याद हो गई होंगी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कोरडीजी सिंधु नदी के किनारे। चुनहुदरो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। रोपड़ सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है और हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये हो गई शहरों के बारे में कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की किस स्थान पे क्या क्या मिला। एग्जाम में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछता है कि फला चीज किस स्थान से मिली, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित फला चीज किस स्थान से मिली। तो आपको ये बात याद रखनी है किस स्थान से मिली। मैं भी ये भी बात आपको याद करवा दूंगा, घबराइए नहीं। पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर एक छोटी सी ट्रिक हम लोग याद कर लेंगे, है ना। पहले पूरा देखेंगे फिर एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेंगे। आओ देखो, बहुत जबरदस्त छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको पूरा का पूरा याद करवा दूंगा अभी। ध्यान से सुनना। देखो देखो, सबसे पहला शहर हम लोग कौन सा याद रखना है? हड़प्पा। हड़प्पा। हड़प्पा से क्या क्या मिलता है? हड़प्पा से क्या मिलता है? देखो, सबसे पहले याद रखेंगे क्या? 12 ग्रेनरी देखने को मिलते हैं। 12 अन्नागार देखने को मिलते हैं। वो भी कैसे? वो भी कैसे? 6 और 6 एक रो में। मतलब ऐसे समझना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 6 और 6 एक रो में देखने को मिलते हैं और 12 अन्नागार देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? हड़प्पा में।
ठीक है, और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, और क्या देखने को मिलता है, R37 ग्रेवयार्ड, R37 ग्रेवयार्ड। इसका मतलब क्या है, R37 ग्रेवयार्ड का मतलब एक कब्रिस्तान देखने को मिलता है जिसका नाम क्या था, R37। समझ पा रहे हैं आप लोग, जिसका नाम क्या था, R37। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, और देखने को मिलता है क्या, बैरक। किसके लिए, लेबर्स के लिए। मतलब क्या, श्रमिकों के रहने के लिए, श्रमिकों को रहने के लिए, श्रमिकों को रहने के लिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बैरक। समझ पा रहे हैं आप लोग, जिसमें श्रमिक रह ले वैसे इस प्रकार के घर भवन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक, ठीक है, जिसमें श्रमिक रह ले इसके लिए क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बैरक देखने को मिलता है। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग बस वेट कीजिए इसके लिए। ठीक है, इतनी बातें कहाँ पे देखने को मिलती है, हड़प्पा में क्या क्या मिलता है, 12 अन्नागार मिलते हैं, 6 एक रो में, एक कब्रिस्तान मिलता है जिसका नाम क्या था, R37। इसका नाम R37 क्यों है आप लोग सोच के बताएंगे। दूसरी बात क्या मिलता है, लेबर्स के रहने के लिए यहाँ पे क्या मिलते हैं, बैरक मिलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलता है, मदर गॉडेस, मदर गॉडेस। मतलब एक ऐसी मूर्ति मिलती है, इससे समझ में आता है कि वो लोग किसी देवी की पूजा करते थे, मदर गॉडेस या गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, इसकी पूजा करते थे। और बात करते हैं मोहनजोदड़ो में क्या क्या देखने को मिलता है। अभी मैं इन सारी बातों को आपको याद करवा दूंगा, एक छोटा सा सेंटेंस आपको याद करना होगा, बस इससे सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, मोहनजोदड़ो। पहले तो लोग इसका सही प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाते। इसका नाम होता है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, मोहेंजोदारो। ठीक है, जिसका लिटरल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, है ना। और इसको दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं हम लोग, दूसरे किस नाम से जानते हैं, गार्डन ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का बगीचा या सिंधु घाटी सभ्यता की बगीचा, इसको दो नामों से जानते हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे मिला क्या क्या था। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी। दूसरा क्या मिलता है देखने को यहाँ पे, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी। मतलब बृहद अन्नागार, बृहद अन्नागार। क्या देखने को मिलता है, बृहद अन्नागार, है ना। और एक बात याद रखिएगा, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या था, सिंधु घाटी की सबसे बड़ी कृति क्या थी, आप क्या कहिएगा, ग्रेट ग्रेनरी या बृहद अन्नागार। ये वहां की सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। तीसरा क्या देखने को मिलता है वहां पे, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ। ये क्या था, बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार, है ना। ये भी कहाँ देखने को मिलता है, ये भी कहाँ देखने को मिलता है, मोहेंजोदारो में। ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। एक और क्या मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है वो क्या है, प्रोटोटाइप ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव जी की एक मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है, शिव जी की एक मूर्ति देखने को मिलती है, कहाँ पे, मोहनजोदारो में। और क्या देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, मतलब एक पुजारी की मूर्ति भी देखने को मिलती है। कहाँ पे, मोहनजोदारो में। क्या क्या देखने को मिला, कांसे की नर्तकी, बृहद अन्नागार, बृहद स्नानागार, शिव जी की मूर्ति,
और क्या देखने को मिलता है, पुजारी की मूर्ति। कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में। अच्छा एक बात और समझना, ये जो शिव जी की मूर्ति मिली है इसको जॉन मार्शल ने आदि शिवा कहा। जॉन मार्शल ने आदि शिवा कहा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आपसे कुछ बातें पूछता है इसकी विशेषताओं के बारे में, ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये शिव जी की मूर्ति है, ठीक है, अगर ये शिव जी की मूर्ति है तो ये कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो गया मान लो हमारा राइट साइड, ये क्या हो गया लेफ्ट साइड। तो राइट में क्या देखने को मिलता है, एलिफेंट एंड टाइगर। ये मान लो इसका फीट है, पैर पे क्या देखने को मिलते हैं, दो हिरन, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या देखने को मिलता है, एक राइनो और बफेलो, है ना, राइनो और बफेलो। क्या क्या देखने को मिल गया, देखो एलिफेंट देखने को मिल गया, टाइगर देखने को मिल गया, दो हिरन देखने को मिल गया पैर के पास, और लेफ्ट हैंड में क्या देखने को मिल गया, राइनो और बफेलो। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। और आओ आगे देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है देखने में। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कहाँ पे कौन सा अनाज देखने को मिला था, उसमें बेसिकली 3 ही अनाज के बारे में आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और मैं इसको याद करवा देता हूँ आप लोगों को। 3 अनाज इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, और इसको आप याद करते हैं कैसे, देखो बहुत छोटी सी ट्रिक है, इसको याद कर लेते हैं। जब गोरी चली, ठीक है, तो ज से क्या हो जाएगा, जौ या बार्ली, है ना। कहां मिला था, आप क्या कहोगे, बनावली में। ग से क्या हो जाएगा, गेहूं, है ना, गेहूं। और ये कहां मिला था, आप क्या कहोगे, रंगपुर में, ठीक है। च से क्या हो जाएगा, चावल। और ये कहां मिला था, क्या कहोगे, लोथल में। एक छोटी सी बात, जब गोरी चली तो जौ से जौ मतलब बार्ली, कहां मिला था, बनावली में। गेहूं या वीट कहां मिला था, रंगपुर में, गोरी। चावल कहां मिला था, लोथल में। बस ये छोटी सी बात आपको ये भी याद कर लेना है, ठीक है। अब आओ आगे देखते हैं। अब ये वाली बात होगी कि कैसे इन चीजों को याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे, देखो एक छोटे सा ट्रिक मेरे पास है, कैसे है, कम उसको याद करने के लिए बहुत छोटा सा ट्रिक है, क्या है, कम आलू मोहे आम साम पाम साम। इसको आप 2-3 बार बस बोल दीजिए मेरे साथ, कम आलू मोहे आम साम पाम साम। ऐसा मानिए मैं आपको सामने से पढ़ा रहा हूँ, इसको साथ ही साथ बोलिए, कम आलू मोहे आम साम पाम साम। और विश्वास मानिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पे क्या मिला, ये इससे हो जाएगा। देखो क से क्या होगा, कांसे की नर्तकी कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। कांसे की नर्तकी कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। अ से क्या होगा, अग्निकुंड, मतलब फायर अल्टार या अग्निकुंड। कहाँ मिला था ये, लोथल में, ठीक है। ये क्या था, मोहे, ठीक है। ये क्या थी, मातृदेवी की मूर्ति कहाँ मिलती है, आप क्या कहोगे, हड़प्पा में, ठीक है। ये क्या था, कम आलू मोहे आम साम पाम साम, ठीक है। अ से क्या हो जाएगा, अन्नागार। ये कहाँ मिला था भाई, ये भी मिला था कहाँ, मोहनजोदड़ो में। ये क्या हो जाएगा, स्नानागार।
स्नानागार, ये भी कहाँ मिला था, ये भी मोहनजोदड़ो में मिला था। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, ये कहाँ मिला था, ये भी मोहनजोदड़ो में मिला था, ये भी मोहनजोदड़ो में मिला था, है ना। और एक क्या बच रहा है, एक बच रहा है क्या, शिव जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, ये भी कहाँ मिला था, ये भी मोहनजोदड़ो में ही मिला था। ठीक है, देखो, क से कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो, आ से अग्निकुंड लोथल, म से मान लो क्या हो गया, मातृ देवी हड़प्पा, आ से क्या हो गया, अन्नागार मोहनजोदड़ो, और स से क्या हो गया, स्नानागार मोहनजोदड़ो, प से पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, स से क्या हो जाएगा, शिव जी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। बनावली में आप देखते हैं, बनावली में क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है एक टॉय क्लॉक, मतलब एक खिलौना वाला हल। और क्या देखने को मिलता है, सेसमे, मतलब तिल देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों देखने को मिलता है ना। और क्या देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, बार्ली या जौ देखने को मिलता है ना, बार्ली या जौ देखने को मिलता है। सुरकोटदा में क्या देखने को मिलता है, सुरकोटदा में क्या देखने को मिलता है, क्या कहोगे, रिमेन्स ऑफ हॉर्स, रिमेन्स ऑफ हॉर्स, मतलब घोड़े की अस्थियां देखने को मिलती हैं। और क्या देखने को मिलता है, एक अंडाकार कब्र देखने को मिलता है, कहाँ पे, सुरकोटदा में। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कोटबीजी में कांसे की चूड़ी, ब्रॉन्ज बैंगल्स, है ना, ब्रॉन्ज बैंगल्स। ठीक है, एक बात और समझना, एक जगह और है कालीबंगा, कालीबंगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कालीबंगा में, कालीबंगा में आपको जुते हुए खेत देखने को मिलते हैं। ठीक है, जुते हुए खेत देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, कालीबंगा में, कालीबंगा में। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन बातों को देखते हैं, रुक जाओ। देखो, राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो एक बात आप समझिएगा, न्यूलिथिक पीरियड से एग्रीकल्चर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः व्यापार पर निर्भर करता था। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः व्यापार पर निर्भर करता था। इसका मतलब क्या था कि वहां पे व्यापारी वर्ग काफी प्रमुख थे, व्यापारी वर्ग काफी प्रमुख थे। तो एक बात ये मानने को है हम लोग के पास, क्या, एक बात हम लोग के पास मानने को ये क्या है कि वहां का जो राजनीतिक व्यवस्था था वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता था, और किसके द्वारा संभाला जाता था, व्यापारियों के समूह द्वारा, मैनेज्ड बाय गिल्ड्स। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, इसी के क्रम में स्टुअर्ट पिगट क्या कहते हैं, स्टुअर्ट पिगट क्या कहते हैं, स्टुअर्ट पिगट कहते हैं मैनेज्ड बाय या रूल्ड बाय प्रीस्ट। ऐसा क्यों कहते हैं वो, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास एक पुजारी की मूर्ति
प्राप्त होती है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। इस चीज को देख करके वो स्टुअर्ट पीरियड क्या कहते हैं कि अरे नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां पे प्रमुख कौन हुआ करता था, वहां पे प्रमुख पुजारी हुआ करते थे। इसी के क्रम में एम एच व्हीलर क्या कहते हैं, एम एच व्हीलर क्या कहते हैं, इसी के क्रम में एम एच व्हीलर कहते हैं क्या कि नहीं, वो तो डेमोक्रेटिक था। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, डेमोक्रेटिक था, लेकिन 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 वहां पे ज्यादा इंक्लिनेशन या ज्यादा प्रभाव किसका था, लेकिन व्यापारियों की ओर उनका ज्यादा झुकाव हुआ करता था। देखो तीन मत हमारे पास है। आम मत क्या है, जो सब लोग मानते हैं कि वो व्यापारियों के समूह द्वारा वहां की राजनीतिक व्यवस्था चलाई जाती थी। स्टुअर्ट पीरियड क्या कहते हैं, स्टुअर्ट पीरियड कहते हैं क्या कि पुजारियों द्वारा वो समाज चलाया, राजनीतिक व्यवस्था चलाई जाती थी। एम एच व्हीलर क्या कहते हैं, एम एच व्हीलर क्या कहते हैं कि वो तो डेमोक्रेटिक था, लेकिन ज्यादा झुकाव किस ओर था, ज्यादा झुकाव, ज्यादा पूछ किसका था, व्यापारियों के समूह का। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। सोशल स्ट्रक्चर की बात की जाएगा, सोसाइटी की बात की जाएगा, अगर यहाँ पे विमेंस की बात की जाए तो वो प्रधान हुआ करती थी। ये बात आप कैसे जानते हो, ये बात आप कैसे जानते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं। किसकी मूर्ति मिलती है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या समझ में आता है कि सोसाइटी कैसी थी, मातृ प्रधान थी। इससे क्या समझ में आता है, सोसाइटी कैसी थी, मैट्रियार्कल या मातृ प्रधान थी। ठीक है, और एक बात बताते हैं आप लोग, इसी के साथ साथ समझिएगा। वहां पे अगर क्रेमेशन की बात की जाए कि दफनाया कैसे जाता था, दफनाया तीन प्रकार से जाया जाता था बॉडी को। सबसे पहले क्या करते थे, वो पूरा वो दफना देते थे। ठीक है, दूसरा क्या करते थे, दूसरा वो क्या करते थे, पार्शियल दफनाते थे। पार्शियल मतलब ऐसा नहीं कि आधा अंदर आधा बाहर छोड़ते थे। वो क्या करते थे, सबों को खुले में छोड़ देते थे। जब पशु पक्षी और जानवर जंतु उसको खा लेते थे, तो जो कुछ भी बचता था उसको वो दफना देते थे। इसको क्या कहते थे, पार्शियल बरी। ठीक है, और क्या होता था वहां पे, और आप क्या कह सकते हो, और क्या कह सकते हो आप, और वहां पे जलाया भी जाता था। ये सिस्टम क्या था, ये सिस्टम हुआ करता था हर जगह, मतलब कॉमन था, हर जगह ये कॉमन था। लेकिन अगर तुम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की अगर बात की जाए, हड़प्पा की बात की जाए, तो वहां पे केवल ये चलता था और केवल ये चलता था। वहां पे ये व्यवस्था नहीं थी। कहां पे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में केवल दो ही बातें होती थी, कौन कौन सी, या तो वो पूरा दफना देंगे, या तो उसको फिर वो जला देंगे बॉडी को। ठीक है, आओ वहां की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ये अर्बन सिविलाइजेशन की बात हो रही है। अर्बन सिविलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन समझते हैं क्या, नगरीय सभ्यता। अब नगर ऐसे तो बनेगा नहीं, नगर अगर बना इसका मतलब व्यापार होता होगा, है ना। इकोनॉमी की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए तो एक बात समझना, नंबर वन पे क्या आता है, नंबर वन पे आता है ट्रेड। नंबर वन पे क्या आता है, ट्रेड, मतलब व्यापार वो बहुत ज्यादा करते थे। नंबर टू पे क्या आता है, दूसरा उनका मुख्य पेशा क्या था, दूसरा उनका मुख्य पेशा क्या था, एग्रीकल्चर, मतलब वो खेती भी करते थे।
है ना। उनको 2 सीजन का ज्ञान नहीं था, केवल एक ही सीजन का ज्ञान था। कब बोते थे वो? नवंबर में अपनी फसल को बोते थे और अप्रैल में अपनी फसल को वो काट लेते थे। कितने प्रकार के उनको अनाजों का ज्ञान था? क्या कहोगे? उनको 9 प्रकार के अनाजों का ज्ञान था, है ना। 9 प्रकार के अनाजों का उनको ज्ञान था। बहुत अच्छी बात है। और बात समझना, और बात समझना, वो कॉपर कहां से लाते थे? खेतरी माइन से। खेतरी माइन से। ये कहां पे है? आप क्या कहोगे? ये है राजस्थान में। ठीक है। दूसरी बात समझना, वो लेड कहां से लाते थे? लेड लाते थे वो कहां से? आप क्या कहोगे? टिन और लेड दोनों कह दो। टिन, हाँ सॉरी, जिंक और लेड कह दो। जिंक और लेड कहां से लाते थे? ज्वार माइन। ये कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड भी किया करते थे किसके साथ? इराक और ईरान के साथ। और यहाँ से क्या लाते थे वो? यहाँ से ये गोल्ड लाते थे। क्या लाते थे? सिल्वर लाते थे। और क्या लाते थे भाई? और वो टिन लेकर आते थे। ठीक है। कहाँ से? इराक और ईरान से, अफगानिस्तान से भी लेके आते थे, है ना। अफगानिस्तान से भी लेके आते थे। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और क्या लाते थे वो? और मकराना से वो सीड ट्रेड करते थे। ये तो लैंड रूट हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया लैंड रूट, या कह लो लैंड ट्रेड, मतलब स्थलीय मार्ग से व्यापार। मकराना से वो क्या करते थे? सीड ट्रेड करते थे। एक बात आप लोगों को पता है, ये जो जिंक और लेड, इसको ट्विन मिनरल कहते हैं। जिंक और लेड को हम लोग ट्विन मिनरल कहते हैं। जहां ये होगा वहां ये भी होगा। ठीक है। इतनी बात हो गई। और समझना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्व में वो प्रथम ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन को उगाया। और इसलिए ग्रीक में उन्हें क्या कहा? सिंडल। ग्रीक इसको क्या कहते थे? कॉटन को। कॉटन बोल नहीं पाते थे, क्या बोलते थे? सिंडल। कॉटन में एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? गोसोपीन। रेलवे वाले ध्यान से देखेंगे, उस प्रोटीन का नाम क्या है? गोसोपीन। ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इसमें व्यापार में आपको और जानने लायक और कुछ नहीं दिख रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा। एग्जाम में इसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किसी कीमत में नहीं पूछेगा। आओ इसके पतन के बारे में देखते हैं कि पतन क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। आओ। इसके पतन के संबंधित बहुत सारी थियरीज हैं। सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोग हेडिंग लिखेंगे, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, या सिंधु घाटी का पतन, आप लोग हेडिंग लिखेंगे। ठीक है। और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है कि जिन वजहों से इसे सभ्यता कहा जा रहा था, जिन विशेषताओं की वजह से इसे सभ्यता कहा जा रहा था, उन विशेषताओं का पतन हो जाना, होगा। ठीक है। तो देखो, मान लो अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान लो डेवलपमेंट है, या डिक्लाइन ही कह दो, और ये हमारे पास क्या है? टाइम है ना। तो ये समय मान लो कहीं 3250 बीसी का चल रहा है। तो इस समय सिंधु घाटी सभ्यता उभरना शुरू होती है, और यहाँ तक आते आते वो पीक पे रहती है, मतलब यहाँ पे आते आते वो जेनिथ पे रहती है ना, इस जगह तक। और ये देखो, ये इसका मैच्योर फेज है, मतलब यहाँ पे ना ये इस सभ्यता में कोई विकास हो रहा, ना इस सभ्यता में कोई पतन हो रहा है। ठीक है। ये समय कौन सा है? 2250 बीसी से लेकर के 1900
BC तक और इस समय के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में पतन होना शुरू हो जाता और 1750 BC तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में खत्म हो जाती है। ठीक है, अब खत्म होती, कैसे खत्म होती इस बात को देखते हैं, समझना कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे एब्रप्ट डिक्लाइन होता है, मतलब बहुत तेजी से खत्म होता है। ठीक है, एब्रप्ट डिक्लाइन जैसे मान लो कालीबंगा, एकदम बहुत तेजी से विलुप्त हो गए, कालीबंगा, बनावली, है ना। कहीं कहीं पे स्लो डिक्लाइन होता है, धीरे धीरे पतन होता है। धीरे धीरे डिक्लाइन कहां पे होता है, आप क्या कहोगे, मोहन जोदारो और धौलावीरा। ठीक है, अब इसके संबंध में कुछ थियरीज हमारे पास है, जैसे मान लो एमएच व्हीलर क्या कहते हैं, एमएच व्हीलर क्या कहते हैं, एमएच व्हीलर क्या कहते हैं कि आर्यों ने इन्वेजन कर दिया था, आर्य लोग इस पे आक्रमण कर दिए थे, आर्य लोग इस पर आक्रमण कर दिए थे, इसलिए सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आर्य लोग इस पे आक्रमण किए होते और इस प्रकार से सभ्यता खत्म होती तो वहां पे आपको लार्ज स्केल मैसेकर होता, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे मानव वध होता। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, ऐसे कोई हड्डियां नहीं मिली जिसमें आपको कोई सब छत विछत मिला हो। ठीक है, कोई स्केलेटन, कोई यहाँ पे कंकाल छत विछत मिला हो, तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं मानते कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सभ्यता खत्म हुई। इस सभ्यता खत्म होने का मेन कारण क्या है, मेन कारण जियोलॉजिकल रीजन है, जो कि क्या है कि घग्गर हाकरा नदी, या जिसको आप लोग सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, जो इस सभ्यता के फलने फूलने का सबसे प्रमुख कारण था, वो नदी अपने आप में सूख जाती है, विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए सभ्यता समाप्त हो गई। तो जियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल कारण में कौन कौन मानता है इसको, मार्शल मानते हैं, मार्शल और SR राव, SR राव क्या मानते हैं, जियोग्राफिकल रीजन्स मानते हैं या जियोलॉजिकल भी। तो किसी जगह पे घग्गर हाकरा नदी सूख गई और किसी जगह पे अपने अपने कोर्स को चेंज किया, मतलब दूसरे जगह बह गई और वहां पे बाढ़ लेती आई। तो सूखना और बाढ़ आना भी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरा क्लास ये समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने अन्य पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर करें। ठीक है, आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका फंसने वाला नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।